द 100 सीजन 4 एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ऑक्टेविया पॉलिस के एक रूम में मौजूद है। वहां पर उससे बात करने के लिए बेलेमी आता है। वो ऑक्टेविया को इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए मना करना चाहता है, लेकिन ऑक्टेविया उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। ऑक्टेविया गाया के बुलाने से उसके पास जाती है। अब यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि ऑक्टेविया स्काई क्रू से लड़ने वाली एक वॉरियर है। गाया वहां सभी को इलियान से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि अपनी क्लान की तरफ से लड़ने के लिए आया हुआ है। ऑक्टेविया इलियान को वहां देखकर उससे वहां आने का कारण पूछती है। इलियान उसे बताता है कि अपने क्लान के लिए लड़ना एक वॉरियर की ड्यूटी होती है और वो उसी को पूरा करने के लिए यहाँ आया हुआ है। गाया जब सभी को इस कॉन्क्लेव के रूल्स बता रही होती है, तभी वहां पर अचानक से लूना आ जाती है और वो अपना नाम अपने क्लान की तरफ से गाया को दे देती है। गाया लूना को कायर कहकर बुलाती है और उसे याद दिलाती है कि वो एक बार इस कॉन्क्लेव से जान बचाकर भाग चुकी है। लूना सभी को कहती है कि इस कॉन्क्लेव में अब ऐसा नहीं होने वाला है, वो यहाँ पर लड़ने के लिए आई है। लूना क्योंकि अपने क्लान की बची हुई आखिरी मेंबर है, गाया उससे पूछती है कि वो यहाँ किसके लिए लड़ने के लिए आई है। लूना सभी को बताती है कि वो अगर इस कॉन्क्लेव को जीत जाती है तो वो किसी को भी बंकर में एंटर नहीं होने देगी और पूरी ह्यूमैनिटी को रेडिएशन के हवाले कर दिया जाएगा। पॉलिस में लड़ाई की तैयारियां चल रही होती हैं। तब इंदिरा ऑक्टेविया के पास आती है। इंदिरा ऑक्टेविया से बात करती है। वो ऑक्टेविया के लिए काफी चिंतित है। इंदिरा उसे अपनी तलवार निकाल कर दे देती है। ऑक्टेविया इंदिरा से जानना चाहती है कि वो स्काई क्रू की तरफ से लड़ रही है, तब इंदिरा उसे अपनी तलवार क्यों गिफ्ट कर रही है। इंदिरा ऑक्टेविया को कहती है कि वो अब उसे अपने में से ही एक मानती है और वो जानती है कि ऑक्टेविया जो भी कर रही है वो सब सही कर रही है। लेकिन इंदिरा ऑक्टेविया को ये भी याद दिलाती है कि तुम जिनकी तरफ से लड़ रही हो तुम उनके कंट्रोल में हो, न कि वो तुम्हारे कंट्रोल में है। थोड़ी देर बाद ही हमें ये दिखाया जाता है कि क्लार्क बेलेमी और केन से बात कर रही है। क्लार्क को लूना के आने से इस कॉन्क्लेव के बारे में चिंता होने लगी है, क्योंकि लूना को बचपन से ही ऐसे कॉन्क्लेव के लिए तैयार किया गया है जहां का मानना है कि अगर ऑक्टेविया जीत गई तभी ग्राउंडर्स उन्हें इस बंकर में शायद घुसने न देंगे, क्योंकि वो लोग इन्हें अभी भी आउटसाइडर्स ही मानते हैं। लेकिन केन इस मामले में जहां को एश्योर करता है कि ग्राउंडर्स कॉन्क्लेव को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं और इसके विनर की बात वो पूरे दिल से मानेंगे। जहां फिर भी केन को कहता है कि उन्हें इस बीच बंकर को अपने रहने के लिए रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का मेन फोकस ह्यूमैनिटी को बचाने का है, न कि इस कॉन्क्लेव और लड़ाइयों का हिस्सा बने रहने का। जहां का मानना है कि अगर वो लोग बंकर तैयार कर लेते हैं तो वो लोग इसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ऑक्टेविया इस कॉन्क्लेव को जीते या ना जीते। जबकि केन जहां की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जहां से कहता है कि हम इस तरह ग्राउंडर्स के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। केन का मानना है कि इस तरह वो लोग जीतने के बाद भी बंकर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। क्लार्क लूना के आने से अभी भी बहुत ज्यादा चिंतित है। वो रोन के पास जाकर अपनी इस चिंता को जाहिर करती है। क्लार्क रोन से पूछती है कि क्या वो लूना को हराने के काबिल है। वहां मौजूद इको क्लार्क को कहती है कि हाँ, रोन ये काम कर सकता है। रोन क्लार्क को कहता है कि वो अब समझौतों से बहुत ज्यादा ऊब चुका है। अब वो लड़ना चाहता है जिससे कि उसे उसके लोगों में उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल सके। रोन को विश्वास है कि वो जरूर जीतेगा, लेकिन वो ये भी कहता है अगर वो इस कॉन्क्लेव में मारा गया तो उसे ये भी परवाह नहीं होगी कि बंकर में कौन जाता है और कौन नहीं जाता। क्लार्क रोन की इस बात को सुनकर थोड़ा चिढ़ जाती है और रोन को कहती है कि उसके और रोन के बीच में यही एक डिफरेंस है। रोन सिर्फ अपनी इज्जत के लिए लड़ना चाहता है, जबकि क्लार्क लोगों को बचाने के लिए लड़ना चाहती है। और क्लार्क वहां से चली जाती है। इको भी रोन की तरफ एक अजीब सा लुक देती है और वहां से निकल जाती है। पीछे युद्ध की तैयारियां चल रही होती है। तब केन ऑक्टेविया के पास आता है और उसे एज अ वॉरियर कुछ टिप्स देना चाहता है। तभी वहां पर बेलेमी भी आ जाता है और ऑक्टेविया को कहता है कि वो अपने बचपन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कोशिश करे। ऑक्टेविया बेलेमी की बात समझने की कोशिश करती है। तब बेलेमी उसको बताता है कि तुम जिस चीज में शुरू से अच्छी हो उसी काम को करने की कोशिश करो। वो ऑक्टेविया को याद दिलाता है कि वो 17 साल तक आग में छिप कर रही है,
तो उसे ज़रूरत नहीं है कि कॉन्क्लेव में मौजूद सभी वॉरियर्स से लड़ने की। जब सभी वॉरियर्स एक दूसरे से लड़ चुके तो जो आखिरी में बचे बस ऑक्टिविया को उसी से लड़ना होगा और उसी को मारना होगा। तब तक जरूरत है इस कॉन्क्लेव में ऑक्टिविया को छिपे रहने की। ऑक्टिविया बेलेमी की इस बात से सहमत होती है। वॉर ड्रम्स बजने लग जाते हैं और सभी वॉरियर्स अपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट की ओर मूव करने लग जाते हैं। सभी वॉरियर्स के पास अपने अपने क्लान का एक साइन है। जब वो सभी लोग बैटलफील्ड की ओर जा रहे होते हैं तब ट्री क्रू का चैंपियन फियो ऑक्टिविया को देखकर उसके ऊपर कमेंट करता है। फियो ऑक्टिविया को कहता है कि उसे मारना फियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर बाद ही बैटल हॉर्न्स बजने शुरू हो जाते हैं और कॉन्क्लेव के शुरू होने की घोषणा हो जाती है। सभी वॉरियर्स चिल्लाते हुए बैटलफील्ड की ओर दौड़ने लग जाते हैं। कॉन्क्लेव में हमें दिखाया जाता है सबसे पहले रोन को, जो कि एक बड़े से आदमी से लड़ाई कर रहा है। ऑक्टिविया इन दोनों को आसपास से छिपते हुए देख रही है। ऑक्टिविया को फियो देख लेता है और उसको फॉलो करता है। ऑक्टिविया उसको फॉलो करते हुए देखकर एक मेटल शीट के पीछे छिप जाती है। फियो उस मेटल शीट के ऊपर चढ़ जाता है और वो सामने होती हुई रोन और उस जाइंट आदमी की लड़ाई को देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ही ये दिखाया जाता है कि रोन ने उस बड़े से आदमी को मार दिया है। तब फियो रोन को देखकर उस पर अटैक करता है। रोन और फियो की लड़ाई में जल्दी ही रोन फियो को मार डालता है और वो उसका फ्लैग ले लेता है और सबको घोषणा करके बताता है कि ट्री क्रू हार चुका है। गाया ये सब ऊपर से देख रही है। वो ट्री क्रू के चैंपियन को यानी वॉरियर को लड़ते हुए देखकर बहुत दुखी होती है। वो अंदर जाती है और उन दोनों वॉरियर्स के मौत की घोषणा करती है। वो इंदिरा को देखकर इंदिरा के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। वो जानती है कि अब सेकंड ऑन बंकर से ट्री क्रू का नाम हट चुका है। इधर कॉन्क्लेव में ऑक्टिविया आर्मरी के अंदर जाती है और वहां पर अपने हाथ सेकने लग जाती है। तभी वहां पर लूना एंटर करती है और ऑक्टिविया के पास आती है। ऑक्टिविया लूना से कहती है कि उसे इस तरह देखकर लिंकन को बहुत शर्मिंदगी होती। लूना ऑक्टिविया को कहती है कि यहाँ पर कोई भी लोग एक नहीं है और नहीं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जब सबका आखिरी समय आएगा तो वो लोग खाली जीने के लिए एक दूसरे को मार डालेंगे। ऑक्टिविया लूना को याद दिलाती है कि जब वो उससे पहली बार मिली थी तब लूना ने उसे बताया था कि लोगों को बचाना बहुत अच्छी बात होती है। लूना ऑक्टिविया को कहती है कि वो गलत थी। उसने स्काई क्रू के लोगों के साथ जितना समय गुजारा है और उसने उन लोगों को जो करते हुए देखा है उसका ह्यूमैनिटी के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। अब वो उन्हें स्वार्थी, वायलेंट और क्रूअल मानती है। लूना हंसती है और कहती है कि आखिर तुम भी तो वही करने इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए आ गई हो। तुमने भी तो ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़कर जीतने का रास्ता चुना है। लूना ये कहकर ऑक्टिविया के ऊपर अटैक करती है। लूना बहुत अच्छी फाइटर है। वो ऑक्टिविया को नीचे गिरा देती है। लूना इससे पहले कि ऑक्टिविया को मार दे, ऑक्टिविया वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लूना की आंखों में फेंक देती है। ऑक्टिविया वहां मौजूद बंधे हुए मेटल पाइप की रस्सी को भी खोल देती है, जो कि एक के बाद एक लूना के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं और लूना उनके नीचे गिर जाती है। ऑक्टिविया वहां से भाग लेती है। लूना ऑक्टिविया के ऊपर चिल्लाती है कि वो ज्यादा देर तक छुपकर नहीं रह सकती है। थोड़ी देर बाद हमको दिखाया जाता है कि ऑक्टिविया घायल है। इलियान उसके पास आता है। ऑक्टिविया उसे देखकर डर जाती है, लेकिन इलियान उसे बताता है कि वो उसे मारने के लिए यहाँ पर नहीं आया है और वो उसका दुश्मन नहीं है। जबकि ऑक्टिविया उसे कहती है कि वो इस कॉन्क्लेव का हिस्सा है, इसीलिए वो उसे मार सकती है। इधर पॉलिस की टावर से बेलेमी इस पूरे कॉन्क्लेव को ऊपर से देख रहा है। वो नोटिस करता है कि एक वॉरियर किसी अनजान दिशा से आए हुए तीर से मारा जाता है। वो देखता है कि ये तीर किसी मास्क लगाए हुए आदमी ने चलाया हुआ है। उसे महसूस होता है कि इको यहाँ से गायब है। वो समझ जाता है कि इको यहाँ पर चीटिंग कर रही है और अब उसे कुछ करना होगा। केन बेलेमी को रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि अगर वो ऑक्टिविया के साथ इस लड़ाई में नजर आया तो ऑक्टिविया को इस लड़ाई से हटा दिया जाएगा और उसे मार डाला जाएगा और स्काई क्रू को हमेशा के लिए बंकर को खोना पड़ जाएगा। लेकिन बेलेमी केन को समझाने की कोशिश करता है कि इस कॉन्क्लेव में आइस नेशन की तरफ से 2 वॉरियर्स लड़ रहे हैं, जो कि सही नहीं है और वो उसको रोकने जाएगा। केन बेलेमी को सलाह देता है कि थोड़ा अंधेरा होने तक रुक जाओ, जिससे कि कोई भी तुम्हें न ढूंढ पाए। यहाँ पर नीचे कॉन्क्लेव में दिखाया जाता है
कि ऑक्टेविया के पास बहुत सारे फाइटर्स आ चुके हैं। तभी इलियान उन लोगों के बीच में कूद पड़ता है और उनसे लड़ाई करने में ऑक्टेविया की मदद करता है। ऑक्टेविया इलियान को दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन इलियान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी इलियान दूर से आए हुए एक एरो से मारा जाता है। ये एरो इको ने चलाया था। ऑक्टेविया इलियान को खींचकर दूर लेकर आती है। वो उसको तकलीफ में नहीं देख पाती और वो उसको मार डालती है। इलियान का क्लान भी अब गेम से आउट हो चुका है। जैसे ही रात होने लग जाती है, बेलेमी पॉलिस के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। वो इको को ढूंढ रहा है। तभी उसे इको दिख जाती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है। उसे महसूस होता है कि एक वॉरियर पीछे से आ रहा है और वो छिप जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है लूना ने उस पीछे आने वाले वॉरियर को मार दिया है। लूना वहां से निकल जाती है। बेलेमी को लूना का पीछा करती हुई ऑक्टेविया भी दिखाई देती है। इको ऑक्टेविया को देख लेती है और उसकी तरफ एरो पॉइंट आउट कर देती है, लेकिन बेलेमी इको का ऐसा करता हुआ देख लेता है और वो उसको छेड़कर उसका निशाना खराब कर देता है। बेलेमी इको को नीचे गिरा देता है और उसका मास्क हटाकर देखता है। वो इको से लड़ाई करने लग जाता है। इधर बेलेमी और इको लड़ाई कर रहे होते हैं, तब वहां पर रोन उनके पास आता है और बेलेमी को इको से दूर हटाता है। वो बताता है कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली है। बेलेमी रोन को बताता है कि वो इको को यहाँ पर रोकने के लिए आया है। रोन इको से उसके वहां होने का कारण पूछता है। ऑक्टेविया वहीं छुपी हुई ये सब बातें सुन रही है। इको रोन को बताती है कि वो अपने लोगों के लिए जितना कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रोन इस बात पर इको से गुस्सा हो जाता है। रोन उसको कहता है कि उसे भी उसकी मम्मी की तरह रोन के ऊपर भरोसा नहीं है। रोन इको को आइस नेशन से बर्खास्त कर देता है और कहता है कि अगर वो जीत भी जाता है तो इको अब आइस नेशन के और उस बंकर में रहने का हिस्सा नहीं बनेगी। रोन बेलेमी की ओर मुड़ता है और उसे भी कहता है कि वो अब ऑक्टेविया को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बेलेमी ऑक्टेविया का साथ देने के लिए वहां पर आया हुआ है। वो बेलेमी को चुपचाप वहां से निकल जाने के लिए कहता है। बेलेमी जाते जाते रोन को वार्निंग देता है कि वो ऑक्टेविया को कम मत समझे। ऑक्टेविया भी एक बहुत अच्छी वॉरियर है। थोड़ी देर बाद हमको दिखाया जाता है कि गाया अनाउंस करती है कि अब कॉन्क्लेव में सिर्फ 4 वॉरियर्स ही बचे हुए हैं। केन इंद्रा के पास आता है और ट्री क्रू की असफलता के लिए अफसोस जाहिर करता है। इंद्रा इस बात का कोई जवाब नहीं देती और केन को कहती है कि ऑक्टेविया बहुत अच्छा कर रही है। इधर कॉन्क्लेव में ऑक्टेविया रोन के ऊपर अटैक करती है, जिसे रोन बचा लेता है। वो दोनों एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। ऑक्टेविया रोन को वार्न करती है कि क्योंकि वो ट्री क्रू की तरफ रह चुकी है और इंद्रा को फेवर करती है, इसीलिए रोन उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन न रखे। रोन ऑक्टेविया की बात को समझता है और ऑक्टेविया के साथ एक समझौता करना चाहता है। वो चाहता है कि उन दोनों में से कोई भी एक जन ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जिंदा रहे, क्योंकि वो जानता है कि लूना से लड़ना इन दोनों के लिए ही बहुत ही मुश्किल हो सकता है। रोन ऑक्टेविया से एक समझौता करता है और कहता है कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उनमें से एक जन का जीतना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि इन दोनों को लूना को खत्म करना होगा, क्योंकि लूना इन दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल है और ऐसा नहीं लगता कि एक एक करके ये लोग लूना को कॉन्क्लेव में हरा पाएंगे। ऑक्टेविया रोन से पूछती है कि अगर लूना मारी गई तो फिर क्या होगा। रोन इस बात पर हंसता है और उसे कहता है कि फिर जो बेस्ट होगा वही जीतेगा, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक लूना के मरने तक ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। इधर बेलेमी जब बैटलफील्ड से वापस लौट रहा होता है तो मास्क लगाए हुए एक आदमी उसे क्लोरोफिल सूंघाता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। इधर रोन और ऑक्टेविया को अपने दो तरफ से आती हुई लड़ाई की आवाजें सुनाई देती है। रोन देखता है कि लूना ने एक और वॉरियर को मार गिराया है। रोन उस मरे हुए वॉरियर के पास पहुंचता है और उसका टोकन ले लेता है। वो लूना को वार्न करता है कि वो आकर उससे टोकन छीन कर दिखाए। इधर ऑक्टेविया भी साइड से लूना की तरफ बढ़ती है। रोन और ऑक्टेविया एक साथ ही लूना के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लूना बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो दोनों से एक साथ लड़ती है और दोनों थोड़े थोड़े घायल होने लग जाते हैं। रोन किसी तरह से लूना पर काबू पाने की कोशिश करता है। लूना इधर ऑक्टेविया पे अटैक करने की कोशिश करती है। जैसे ही रोन अपनी तलवार को लूना को मारने के लिए निकालता है, तभी वहां पर जोरों से बादल गरजते हैं और ब्लैक रेन होना शुरू हो जाती है। ऑक्टेविया तुरंत ही उस रेन से बचने के लिए अंदर भागती है
और वो रोन को भी चिल्लाकर कहीं छिप जाने के लिए कहती है। लूना को क्योंकि ब्लैक रेन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो रेडिएशन से अपने नाइट ब्लड होने के कारण बची हुई है। लूना रोन पर अटैक करती है और उसे मार डालती है। ऑक्टेविया लूना को देखती है और वहां से भाग जाती है। लूना रोन के बालों को खींचती हुई उसे फाउंटेन तक लाती है, उसके गले से टोकन निकालती है और सबको चिल्लाकर बताती है कि किंग मारा जा चुका है। लूना ऑक्टेविया को ढूंढती हुई बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है। उस बिल्डिंग के अंदर ऑक्टेविया छिपती हुई घूम रही है। लूना उसके पीछे पीछे हर कबर्ड में, हर रूम में उसको ढूंढ रही है। तभी वहां पर उसे कुछ ब्लड स्टेन्स दिखाई देते हैं। लूना को ऑक्टेविया की छिपने से उसकी कही हुई एक बात याद आ जाती है कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा मारने लग जाते हो तब आपको खाली एक अंधेरापन दिखाई देता है और उसके बाद आप मारने वाले को भी दोष देना बंद कर देते हो। लूना को इस बात पर एहसास होता है कि जब उसने अपने भाई को मारा था और उसके बाद उसे यह एहसास हुआ था कि लेक्सा और उसमें से कोई एक ही जीवित रहने वाला है और वो नहीं चाहती थी कि लेक्सा मारी जाए, इसीलिए उसने कॉन्क्लेव से भागे जाने का रास्ता चुन लिया था। वो ये सब बोलती जा रही है और ऑक्टेविया को ढूंढती भी जा रही है। लूना बोलना बंद करती है और एक वार्डरोब के सामने रुकती है। वहां पर वो तलवार घुसाती है, फिर उस वार्डरोब का दरवाजा ओपन करके देखती है, लेकिन वहां पर ऑक्टेविया नहीं है। तभी ऑक्टेविया पीछे से आती है और लूना पर अटैक कर देती है। लूना इसके कारण मारी जाती है। ऑक्टेविया लूना को कहती है कि उस जैसे लोग बचाए जाने के काबिल नहीं होते। वो लूना की आंखें बंद कर देती है और कहती है कि उसकी फाइट अब खत्म हो चुकी है। वो लूना के हाथ से सभी वॉरियर्स के टोकन्स ले लेती है। अब वो कॉन्क्लेव की विनर है। गाया उसका नाम चैंपियन के रूप में अनाउंस कर देती है और बताती है कि सेकेंड ऑन बंकर अब स्काई क्रू का है। लेकिन ऑक्टेविया गाया को बीच में ही रोकती है और सबको बताती है कि वो स्काई क्रू के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रही थी, वो ये सबके लिए लड़ रही थी। वो बताती है कि वो सभी लोग सेकेंड ऑन बंकर को एक साथ शेयर करेंगे क्योंकि उसका ये सपना था कि सभी क्लान एक हैं। ऑक्टेविया चारों तरफ नजर घुमाकर बेलेमी को ढूंढ रही है और उसे आश्चर्य होता है कि उससे बेलेमी वहां पर नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद हमको दिखाया जाता है कि बेलेमी बंकर के अंदर है और उसकी बेहोशी टूटती है। हम लोगों को ये बताया जाता है कि जहा और क्लार्क ने उसे बेहोश करके बंकर के अंदर ले आया था। बेलेमी के आने के बाद उन लोगों ने बंकर को अंदर से लॉक कर दिया है। जैसे ही इस बात का पता बाहर खड़े हुए लोगों को चलता है, इंदिरा कहती है कि स्काई क्रू ने फिर से लोगों को चीट कर लिया। द 100 सेकेंड ऑन बंकर के अंदर बेलेमी लगातार जहा और क्लार्क से बहस करता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि इन लोगों ने बंकर को अपने कब्जे में कर लिया है और वो ऑक्टेविया के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है जो कि बाहर रह चुकी है। तभी एबी वहां पर एंटर करती है और जहा से केन के बारे में पूछती है। जहा उसको बताता है कि उन्हें बाहर सिर्फ बेलेमी ही मिल पाया था, केन का उनकी सर्च पार्टी को कोई भी पता नहीं चल पाया है। एबी इस बात को सुनकर केन से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जहां एबी को वार्न करता है कि रेडिएशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और अब बंकर के बाहर किसी को भी कांटेक्ट करना काफी रिस्की हो सकता है। एबी जहां की इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती और रेडियो पर लगातार केन से संपर्क करने की कोशिश करती है। एबी का किसी तरह से ऑक्टेविया से कांटेक्ट हो जाता है। ऑक्टेविया एबी को बताती है कि इस कॉन्क्लेव की विनर वो बन चुकी है और उसने डिसाइड किया है कि इस बंकर को अब हर कोई शेयर करेगा। लेकिन क्योंकि स्काई क्रू ने बंकर को अपने कब्जे में कर लिया है, इसीलिए सब सिचुएशन खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑक्टेविया की इस बात को सुनकर बेलेमी बंकर के अंदर सभी को बंकर का दरवाजा खोलने का जोर देता है। वो सभी को कहता है कि अगर उसे कोई भी रोकने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालेगा। वो दरवाजे की तरफ भागता है लेकिन एक गार्ड उसे शॉटगन लगाकर वहीं रोक देता है। इधर बेका की लैब में रेवन लगातार बेका से बात करती जा रही है। अचानक ही रेवन को ऐसा महसूस होता है कि कोई शैडो उसकी बगल से उससे बात करती हुई निकल गई, लेकिन बेका रेवन को उस तरफ से ध्यान हटाकर उसे अपने काम पर फोकस करने के लिए कहती है। रेवन को अचानक ही काम करते करते फिर से नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है और उसे सीजर आ जाता है। रेवन बेहोश होते होते अपने पास खड़े हुए सिंक्लेयर को देखती है जो कि उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है। इधर आर्केडिया में मॉन्टी हैजमेट सूट पहने हुए है और वो चारों तरफ की स्थिति को देख रहा है। वो सभी को बंकर को खाली करने के लिए वार्निंग देता है।
आर्केडिया में सभी की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। हार्पर भी धीरे धीरे बीमार होती जा रही है। उसी वक्त अचानक ही रिले रेडिएशन के कारण जमीन पर गिर जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। मॉन्टी उसको बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन जैस्पर मॉन्टी को ऐसा करने से रोक देता है। मॉन्टी जैस्पर की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो इसी रात को बंकर को छोड़ देगा। मॉन्टी वहां से चला जाता है। जैस्पर रिले को देखकर सोचता है कि इससे अच्छी मौत कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बिना तकलीफ के मारा गया है। इधर सेकंड ऑन बंकर में क्लार्क जहा को बताती है कि उनका बंकर के डोर को अंदर से लॉक करना सही डिसीजन नहीं था। जहा उससे पूछता है तो क्या बंकर को खोल देना एक सही डिसीजन होता। एबी जहा को इस बात का जवाब देती है कि उन लोगों को एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए था। जहा उन दोनों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और कहता है कि उन्हें इस चीज का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जहा क्लार्क को कहता है कि बेलेमी के देखने के लिए उन्हें एक गार्ड दरवाजे के ऊपर लगा देना चाहिए। क्लार्क जानती है कि उसके लिए सही आदमी कौन रहेगा। क्लार्क मॉर्फी को वहां लेकर आती है। वो दोनों वहां पहुंचते हैं जहां पर बेलेमी को कैद करके रखा गया है। क्लार्क मॉर्फी को बेलेमी का गार्ड बनाकर वहीं पर छोड़ देती है। मॉर्फी सेल के अंदर आता है और बेलेमी को देखता है, जो कि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने में घायल हो चुका है। मॉर्फी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन बेलेमी मॉर्फी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, नहीं तो ऑक्टेविया बाहर रहने से रेडिएशन के कारण मारी जाएगी। मॉर्फी उसकी बात नहीं सुनता और बाहर चला जाता है। इधर बेक्का की लैब में रेवन की बेहोशी टूटती है और वो देखती है कि एक कुर्सी पर बेक्का बंधी हुई है और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ है। रेवन को वहां खड़ा हुआ सिंक्लेयर दिखाई देता है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है। सिंक्लेयर रेवन को कहता है कि उसे अब मरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो रेवन को कहता है कि रेवन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंक्लेयर रेवन को स्पेस में जाने का प्लान बदलने के लिए और उसे बंकर में जाने के लिए कहता है। रेवन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। ऐसा लगता है कि रेवन भी अब सिंक्लेयर की बात को समझने की कोशिश कर रही है। इधर आर्केडिया में मॉन्टी अभी भी सभी को समझाने की कोशिश में लगा हुआ है। मॉन्टी हार्पर को भी समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ बंकर में चले, लेकिन हार्पर अभी भी वहीं रहने की जिद पकड़े हुए है। मॉन्टी हार्पर को याद दिलाता है कि वो एक फाइटर है और कभी भी उसने हारना नहीं सीखा है और वो उसे बहुत प्यार करता है। पर हार्पर उसे कहती है कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और जितना वो जीना चाहती थी वो जीत चुकी है, और वो रोती हुई वहां से चली जाती है। इधर पॉलिस में इंदिरा ऑक्टेविया से बात करती है और उसे कहती है कि इन लोगों को अब बंकर के डोर को तोड़ देना चाहिए। ऑक्टेविया का भी अब यही मानना है कि स्काई क्रू ने उन लोगों को धोखा दिया है, इसीलिए अब वो लोग उनके साथ नहीं हो सकते हैं। तभी वहां पर इको आती है और उन्हें कहती है कि सभी को स्काई क्रू के धोखा देने के बारे में पता चल चुका है। ऑक्टेविया इको को देखती है और उसे कॉन्क्लेव में हुई चीटिंग के बारे में याद दिलाती है। वो उसे बताती है कि रोन ने उसे आइस नेशन से निकाल दिया था और ये बात उसने वहां पर सुन ली थी। ऑक्टेविया इको को कहती है कि फिर भी वो रोन की बातों की इज्जत करती है और इसके लिए वो रोन के आदमियों को भी बंकर में जगह देना चाहती है। इसके लिए इको को आइस नेशन के लोगों को यहाँ पर लेकर आना होगा। इको इस बात के लिए मान जाती है और वहां से चली जाती है। इधर बेक्का की लैब में सिंक्लेयर और रेवन आपस में बात करते हैं कि वो लोग रेवन के माइंड को एली के रेमनेंट से कैसे फ्री कर सकते हैं। उन दोनों को ये रियलाइज होता है कि यहाँ पर रेवन के माइंड का रीबूट हो सकता है, लेकिन रेवन के माइंड को रीबूट करने से उसका हार्ट काम करना बंद कर देगा। रेवन सिंक्लेयर को बताती है कि ऐसा तभी हो सकता है जब रेवन फ्रीजिंग स्टेट में पहुंच जाए। इधर बेक्का लगातार रेवन को स्पेस में वॉक करने के लिए उकसा रही है, लेकिन सिंक्लेयर चाहता है कि रेवन बंकर में जाकर अपनी बाकी की जिंदगी सेफली बिताए। रेवन उन दोनों की बात सुनती है और सिंक्लेयर की बात को मानते हुए अपनी लाइफ को बचाकर बंकर में जाने का फैसला ले लेती है। इधर सेकंड ऑन बंकर में एबी बेलेमी के वुंड्स को ठीक करने के लिए अंदर घुसती है। बेलेमी उसे मनाने की कोशिश करता है। बेलेमी एबी को कहता है कि वो उसकी भागने में मदद कर सकती है। बेलेमी को ऑक्टेविया की बहुत ज़्यादा चिंता है और वो उसे बचाना चाहता है। एबी बेलेमी की बातों को सुनती है और कुछ प्लान बनाती है। वो बाहर से मॉर्फी को चिल्लाकर अंदर बुलाती है। बेलेमी मॉर्फी पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। एबी बेलेमी को बाहर जाने के रास्ते के बारे में बताती है।
इधर एबी मॉर्फी को भी एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। पुलिस में ग्राउंडर्स ऑक्टिविया को आकर बताते हैं कि ब्लैक रेन खत्म हो चुकी है। वो ऑक्टिविया और इंदिरा को ये भी बताता है कि सभी क्लान के लोग इस तरफ आ रहे हैं। वो पूछता है कि क्या वो उन लोगों को आने से यहाँ पर रोक दे, लेकिन ऑक्टिविया कहती है कि उन सभी को यहाँ पर आने दो। सेकेंड डॉन बंकर के अंदर एबी जहा के ऑफिस में एंटर करती है और उसे फिर से एक बार बंकर का दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। एबी उसे याद दिलाती है कि हम लोग अब आर्ट पर नहीं हैं, ग्राउंड पर हैं, जहाँ पर हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जहा एबी की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। एबी जहा को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। बेलेमी भी ऑफिस के अंदर आ जाता है और एबी को प्रॉमिस करता है कि वो क्लार्क को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। एबी कंप्यूटर के पास जाती है और वहां पर उसे महसूस होता है कि इस डोर के लॉक को खोलने के लिए उसे 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। वो बेलेमी को बाहर गेट पर जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद ये दिखाया जाता है कि क्लार्क बेलेमी की सेल की तरफ गई है। वहां पर उसे बेहोश पड़ा हुआ मॉर्फी मिल जाता है। वो तुरंत ही बेलेमी को रोकने के लिए वहां से भागती है और उसे देख लेती है। वो उसकी तरफ गन से निशाना लगाती है और उसे डराने के लिए सीलिंग की तरफ एक गोली चला देती है। बेलेमी क्लार्क को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये दरवाज़ा खोलना ही होगा। क्लार्क भी बेलेमी को समझाती है कि वो लोग ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर बंकर का दरवाज़ा खोला गया तो वो लोग ह्यूमैनिटी को नहीं बचा पाएंगे, सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। बेलेमी क्लार्क को कहता है कि वो सिर्फ उसे मारकर ही उसे रोक सकती है। क्लार्क ट्रिगर दबा देती है लेकिन वो गोली नहीं चला पाती। बेलेमी दरवाजे को खोल देता है और बाहर निकलकर ऑक्टिविया को कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। पुलिस में सभी क्लान वहां पर जमा हो चुके हैं। ऑक्टिविया उन सभी को डिक्लेयर करती है कि वो लोग अब एक क्लान है। ऑक्टिविया अपनी तलवार निकालती है और इको की तरफ इशारा करती है। इको ये देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो अभी तक समझी थी कि ऑक्टिविया ने उसे भी इस डील के अंदर शामिल कर लिया है और वो भी बंकर के अंदर रहेगी, लेकिन ऑक्टिविया उसे बताती है कि वो सिर्फ इको के लोगों को ही बचा सकती है, इको को नहीं। इस बात से इको वहां से अपना सभी सामान उठाती है और वहां से निकल जाती है। इंदिरा उसे इस तरह जाते हुए देखकर बहुत खुश होती है। बेका की लैब में सिंक्लेयर और रेवन दोनों ने ही फ्रीजिंग सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है। रेवन की पल्स धीरे धीरे कम होती जा रही है। रेवन सिंक्लेयर को उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहती है। सिंक्लेयर उसे याद दिलाता है कि ये उसका माइंड कर रहा है, वो नहीं कर रही। रेवन अपने आप को आइस कोल्ड वाटर में डुबा लेती है और जल्दी ही उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। वो उस ठंडे पानी के कंटेनर में अपना हाथ ग्लास के ऊपर रख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि बाहर से सिंक्लेयर ने भी अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रख लिया है। रेवन इसी बीच बेहोश हो जाती है। इधर आर्केडिया में मॉन्टी जेस्पर के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ से निकल चलना ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन जेस्पर अपने आप में खोया हुआ है। उसे उस समय का स्काई बहुत ही अच्छा लग रहा है। मॉन्टी को रियलाइज होता है कि जेस्पर ने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले ली है। जेस्पर उस वक्त बैठ जाता है और मॉन्टी को कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे। मॉन्टी जेस्पर को वॉमिट करने के लिए उकसाता है जिससे कि उसकी ड्रग्स उसके पेट से बाहर निकल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जेस्पर धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। जेस्पर मॉन्टी की बाहों में मर जाता है और मॉन्टी कुछ नहीं कर पाता। मॉन्टी जाने से पहले एक बार फिर से हार्पर को ढूंढता है। वो अंदर हैंगर बे में जाकर देखता है तो वहां पर सभी लोग उसे मरे हुए दिखाई देते हैं। वहां पर हार्पर एक हेजमेट सूट पहने हुए उसे मिल जाती है। वो मॉन्टी को आवाज देती है और उसे बताती है कि वो भी उसे बहुत प्यार करती है और दोनों वहां से बंकर के लिए निकल जाते हैं। बेका की लैब में रेवन की नींद खुलती है। उसके हार्ट की रेट धीरे धीरे बहुत तेजी से गिरती जा रही है। अब उसको मरने से पहले जल्दी से जल्दी डिफिब्रिलेटर तक पहुंचने की जरूरत है। वो धीरे से वाटर टैंक से निकलती है। वो किसी तरह से डिफिब्रिलेटर के पास पहुंचती है और अपने आप को समय से बचाने में कामयाब हो जाती है। रेवन अब वापस जिंदा है। उसका हार्ट रेट भी नॉर्मल आ चुका है। वो रेडियो उठाती है और सभी को मैसेज कर देती है कि वो जिंदा है। सेकेंड डॉन बंकर में हमें दिखाया जाता है कि जहा सभी के साथ बंकर को शेयर करने से मना कर देता है। ऑक्टिविया उससे बताती है कि स्काई क्रू को सिर्फ इस बंकर में 100 लोगों के लायक ही जगह मिलेगी। जहा ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है।
और ऑक्टेविया को बहुत अजीब नज़रों से देखने लग जाता है। शो की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सभी क्लान के लोग एक दूसरे को धकेलते हुए बंकर के अंदर घुसते चले आ रहे हैं। एक छोटा बच्चा ईथन अपने पापा हार्डी को ढूंढ रहा है। मॉर्फी भी इमोरी को ढूंढते हुए चारों तरफ घूम रहा है। वो नाइला से भी इमोरी के बारे में पूछता है और आखिर में उसे इमोरी मिल जाती है। इमोरी मॉर्फी को बताती है कि इस बंकर में आर्केडिया के लोगों को सिर्फ 100 ही सीट मिलेगी। ईथन को भी अपने पापा हार्डी मिल जाते हैं। भीड़ बहुत बुरी तरह से घबराई हुई एक दूसरे को ढकेलती हुई सेकंड ऑन बंकर के अंदर घुसती चली आ रही है। इधर जहा, बेलेमी और क्लार्क बहुत परेशान हैं और आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। अंदर काफी टेंशन का माहौल है। इधर रेवन एबी को रेडियो पर अपनी तबीयत ठीक होने के बारे में बताती है। वो एबी को बताती है कि जिस तरीके से उसने अपने आप को ठीक किया है वो एबी की भी इसमें मदद कर सकती है और उसे अब आगे कोई भी सीजर्स नहीं आएंगे। केन रेवन की इस बात को रेडियो पर सुन लेता है और एबी से पूछता है कि रेवन किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन एबी उस वक्त केन की बात को टाल देती है। थोड़ी देर बाद स्काई क्रू के लोगों की एक रूम में मीटिंग होती है। वहां पर ये लोग डिस्कस करते हैं कि स्काई क्रू के सिर्फ 100 लोगों को बचाने के लिए इन लोगों को 350 लोगों की कुर्बानी देनी होगी, यानी कि टोटल 350 लोगों को बंकर के बाहर जाना होगा और सिर्फ 100 लोग ही इनमें से जीवित रह पाएंगे। केन यहाँ पर लॉटरी के लिए सजेस्ट करता है, जिससे कि लॉटरी के थ्रू 100 नाम डिसाइड किए जा सके कि कौन बंकर के अंदर रह पाएगा और कौन बाहर जाएगा। लेकिन जहाँ केन की ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। बेलेमी इन सब बातों को छोड़कर वहाँ पर कहता है कि वो रेवन को लेने आइलैंड जाना चाहता है। क्लार्क भी बेलेमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। केन बेलेमी की बात मानकर उन लोगों को रेवन को लेने जाने की इजाजत दे देता है। एबी उन लोगों को रेडिएशन से प्रोटेक्टेड सूट्स पहनने के लिए देती है और उन लोगों को टाइमिंग्स के बारे में वार्न करती है, क्योंकि रेडिएशन बहुत नजदीक है, इसीलिए इन लोगों के पास रेवन को जाकर लेकर आने का बहुत कम समय बचा हुआ है। एबी बेलेमी और क्लार्क को एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कहती है। उसी वक्त इमोरी और मॉर्फी अंदर आते हैं और वो दोनों भी बेका के आइलैंड जाने की अपनी इच्छा को वहां पर जाहिर करते हैं। एबी उन सभी को कहती है कि वो यहाँ पर उन लोगों की सीट को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करेगी। मॉर्फी के पूछने पर कि क्या इमोरी की सीट भी वहाँ पर सेफ रहेगी, एबी उसे कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाती। वो सभी वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तब बेलेमी मॉर्फी से पूछता है कि तुम्हारे उस आइलैंड जाने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। मॉर्फी उसे बताता है कि वो वहाँ पर लाइट हाउस के बंकर में रहने के लिए जाना चाहता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि यहाँ पर उसे 100 लोगों में जगह मिल पाएगी। वो इमोरी के बारे में भी चिंतित है। बेलेमी मॉर्फी को समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों को रेडिएशन के कारण बंकर में 5 साल तक रहना होगा और ये एक बहुत लंबा समय है। शायद उस बंकर में उन्हें न खाना मिले न किसी का साथ मिले। क्या वो उस बंकर में इतने लंबे समय तक रह पाएगा? मॉर्फी कहता है यहाँ के हालातों से उसे वो बंकर ज्यादा बेटर फील होता है। वो सभी ये बातें करते हुए रोवर की ओर जाते हैं और इको उन लोगों की बातें सुन लेती है। पॉलिस में सभी आर्कवासियों को इकट्ठा किया जाता है और केन सबको बताता है कि अब उन लोगों में एक लॉटरी सिस्टम होगा जिसमें से ये डिसाइड किया जाएगा कि बंकर के अंदर अब कौन रहेगा। हार्डी केन से क्वेश्चन करता है कि उन लोगों को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाना आता है, मशीनरी की पूरी जानकारी है, जबकि ग्राउंडर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए आर्केडियंस को अंदर रहने का पूरा हक है। जहां उन सभी को चुप कराता है और उन्हें अपनी मजबूरी बताता है। उसी वक्त वहां पर आर्केडियंस अपने बीच नाइला को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे ग्राउंडर कहकर वहां से भगाना चाहते हैं। जहां भी नाइला से पूछता है कि वो यहाँ स्काई क्रू के बीच में क्या कर रही है। ऑक्टेविया वहां आकर नाइला को बचाती है और उसकी सीट को आर्केडिया में रिजर्व कर देती है। अब इन लोगों के पास 99 लोगों को ही सेलेक्ट करने की चॉइस रह जाती है। जहां ऑक्टेविया से इस बारे में क्वेश्चन करता है और उसे याद दिलाता है कि वो भी एक आर्केडियन है और उसे इन लोगों का साथ देना चाहिए। तब ऑक्टेविया जहां से कहती है कि उसे आर्केडिया में जहां के कारण 17 साल तक छिपकर रहना पड़ा और उसकी माँ को भी इसके कारण सजा मिली, इसीलिए उसने अपने आप को कभी भी आर्केडिया का मेंबर नहीं समझा और वो वहां से चली जाती है। ऑक्टेविया नाइला के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे किसी से भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी वहां पर इंद्रा आती है
और ऑक्टिविया को याद दिलाती है कि ये सब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इंदिरा ऑक्टिविया को कहती है कि अगर स्काई क्रू के लोगों ने रात तक डिसीजन नहीं ले पाया तो उसे ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। ऑक्टिविया इंदिरा को कहती है कि वो नहीं जानती कि इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, लेकिन इंदिरा उसे कहती है कि कोई बात नहीं, कोई भी लीडर ये सब शुरू से नहीं जानता है। जब वो शुरुआत करता है तब ये सब अपने आप होते चले जाता है। मॉर्फी और इमोरी रोवर में बैठे हुए आपस में रेडिएशन के और बंकर के बारे में बात करते हैं। इमोरी को इससे पहले अपने घर न होने की कमी कभी भी महसूस नहीं हुई थी। बेलेमी और क्लार्क भी आपस में बात करते हैं। क्लार्क बेलेमी से अपनी गोली चलाने को लेकर माफी मांगती है, जिसे बेलेमी धीरे से हंसकर टाल देता है। तभी रोड पे से एक आदमी रोवर की ओर जंप करता है, जिसे देखकर बेलेमी का बैलेंस डगमगा जाता है और उसकी रोवर ट्री से टकरा जाती है। बहुत सारे ग्राउंडर्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं। उन्हें इन लोगों का हैजमेट सूट चाहिए क्योंकि उन्हें भी रेडिएशन से बचना है। सभी उन लोगों के हमले से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी पीछे से इको आकर अपने तीरों से उन सभी ग्राउंडर्स को मार डालती है। ग्राउंडर्स के मरने के बाद बेलेमी इको से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी इको उन लोगों को बताती है कि वो जानती है कि ये लोग बंकर की ओर जा रहे हैं, और इको बेलेमी को बताती है कि जैसे उसने उन लोगों की जान बचाई है, वो भी चाहती है वो लोग भी इको की जान बचाएं और उसकी मदद करें। पुलिस में लॉटरी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। केन और एबी वहां पर सभी लोगों के नाम ले रहे हैं। नेट मिलर अपना नाम डालकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके फादर डेविड मिलर आते हैं और वो अपने नाम की जगह अपने बेटे का नाम लिखकर लॉटरी में डाल देते हैं। केन के पूछने पर वो कहते हैं कि ये मेरे बेटे के सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। उसके जाने के बाद केन और एबी आपस में बात करते हैं कि ये सब उन लोगों की गलती की वजह से हो रहा है। एबी को ऐसा महसूस होता है कि उसने बंकर का दरवाजा खोलने में बेलेमी की मदद की थी, इसीलिए वो उस बंकर में अब अपनी जगह डिजर्व नहीं करती है। एबी केन को कहती है कि उसका नाम लिस्ट में से हटा दिया जाए और उसके बारे में सोचा नहीं जाए। सेकेंड डॉन बंकर के अंदर ही एक तरफ हार्डी जहाज से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि अगर उसका नाम लॉटरी में न निकले तो वो उसके बेटे का ध्यान रखे। जहां हार्डी की बातों को सुनकर उसे कहता है कि वो उसे बता सकता है कि वो लोग बंकर में कैसे रह सकते हैं। सिर्फ इसके लिए हार्डी को बंकर के डोर को फिर से ओपन करवाना होगा, फिर जो होगा उसको जहां अपने से हैंडल कर लेगा। क्लार्क और बेलेमी की रोवर अब आगे जाने लायक की नहीं रही है। बेलेमी इसके लिए मॉन्टी से कांटेक्ट करता है, जो कि हार्पर के साथ सेकेंड डॉन बंकर की ओर जा रहा होता है। मॉन्टी बेलेमी की बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त इमोरी के मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। क्लार्क चेक करके बताती है कि इमोरी का सूट फट गया है और रेडिएशन का इफेक्ट उसकी बॉडी में आना शुरू हो गया है। ये देखकर मॉर्फी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। बेलेमी और क्लार्क ने तब तक इको को भी एक सूट पहना दिया है। मॉर्फी इको से उस सूट को उतारने की कोशिश करता है, जिससे कि वो सूट को इमोरी को पहनाकर उसे बचा सके। ये देखकर क्लार्क अपना सूट उतारकर इमोरी को पहना देती है। बेलेमी के मना करने पर क्लार्क उससे बताती है कि वो भी अब एक नाइट ब्लड है, तो वो रेडिएशन के इफेक्ट से बची रह सकती है। लेकिन बेलेमी उसे याद दिलाता है कि उसका नाइट ब्लड अभी अनटेस्टेड है। लेकिन क्लार्क किसी की भी बात नहीं सुनती और इमोरी को अपना हेलमेट पहना देती है। बेका की लैब में रेवन मशीन पे आते हुए टाइमिंग्स को देखते हुए सभी लोगों का इंतजार कर रही है। बेलेमी और क्लार्क मॉन्टी और हार्पर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि समय अब इन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। उसी वक्त मॉन्टी और हार्पर आ जाते हैं और सभी लोग रोवर में बैठ जाते हैं। उसी वक्त क्लार्क भी खांसने लग जाती है और खून की उल्टियां करने लग जाती है। ये देखकर मॉन्टी क्लार्क को जेस्पर के लिए रखा गया सूट पहनने के लिए दे देता है। क्लार्क को उसी वक्त रियलाइज होता है कि अगर नाइट ब्लड काम नहीं करता है तो ह्यूमैनिटी को बचाने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। सेकेंड डॉन बंकर में लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केन एक एक करके सभी नामों को पढ़ता है, जिनमें से एक नाम नेट मिलर का भी है। केन सभी नामों को पढ़ते पढ़ते जहां की ओर देखता है, जो कि कुछ इशारा कर रहा होता है। केन ये देखकर जैक्सन को लॉटरी के नाम कंटिन्यू करने के लिए कहता है और जहां के पीछे चला जाता है। इधर जैक्सन जब लॉटरी के नामों को पढ़ रहा होता है, तब उसे हार्डी रोकता है और वहां पर
लॉटरी के बाउल को उठा के फेंक देता है और वहाँ हंगामा होना शुरू हो जाता है। वो सभी को कहता है कि लॉटरी वगैरह सब बेकार की बातें हैं, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा। और सभी फाइट फाइट चिल्लाने लग जाते हैं। जहाँ एक अलग रूम में जाकर गैस के कंटेनर्स को कलेक्ट कर रहा होता है। उसका इरादा इन गैस से ग्राउंडर्स को बेहोश कर देने का और उन्हें बंकर से बाहर फेंक देने का है। केन ये देख लेता है और जहाँ के इरादों को समझ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जहाँ का मानना है कि अब उनके पास अपने लोगों को बचाने के लिए बस यही एक तरीका बचा हुआ है। इधर इंदिरा ऑक्टेविया के पास आकर बताती है कि स्काई क्रू ने अपने साथ बहुत सारे हथियार लेकर आए हैं। इंदिरा उन सब के हथियारों को अपने साथ लेकर आई है। ऑक्टेविया उन सभी हथियारों को ग्राउंडर्स में बंटवा देती है। इधर केन और जहाँ में काफी बहस होती है। केन जहाँ को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जहाँ उसका कहना मानने से मना कर देता है। केन लगातार जहाँ को फिर भी समझाते जा रहा है कि ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इधर ऑक्टेविया इंदिरा के साथ ग्राउंडर्स को लिए हुए आर्केडिया की मीटिंग रूम की तरफ बढ़ती चली आ रही है। जैसे ही ऑक्टेविया वहाँ का दरवाजा खोलती है और वो लोग अंदर जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सभी आर्केडियंस बेहोश पड़े हुए हैं और केन और जहाँ अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। केन और जहाँ ने यहाँ पर गैस का यूज करके आर्केडियंस को बेहोश कर दिया है। केन के समझाने पर केन और जहाँ ने इस बीच ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो लोग आर्केडिया के 100 लोगों को ही अंदर रहने की इजाज़त दे सकते हैं और इसके लिए वो लोग क्लार्क की बनाई हुई 100 लोगों की लिस्ट को फॉलो करेंगे। ऑक्टेविया के कहने पर और क्लार्क की लिस्ट को देखते हुए जहाँ और केन उन सभी आर्कवासियों में से 100 लोगों को सिलेक्ट करते हैं और बाकी बेहोश लोगों को बंकर के बाहर करवा देते हैं। हार्डी को भी बंकर के बाहर कर दिया जाता है और जहाँ ईथन को अपनी गोद में उठा लेता है। बेका की लैब में रेवन स्क्रीन की ओर देखते हुए इन लोगों का बहुत बेसब्री से वेट कर रही है। बेलेमी, क्लार्क, मॉर्फी, एमोरी, मॉन्टी और हार्पर इको के साथ वहां पहुंचते हैं। रेवन उन्हें देखकर कहती है कि अब उन लोगों के पास बंकर तक जाने का समय नहीं बचा है क्योंकि रेडिएशन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। क्लार्क रेवन को कहती है कि अब उन लोगों को बंकर तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अब वो लोग स्पेस में अपनी आर्क की साइफाई रिंग पर जा रहे हैं। क्लार्क रेवन से पूछती है कि क्या वो रेडिएशन के आने से पहले उन्हें स्पेस तक ले जा सकती है। रेवन अपने स्पेस शिप की ओर देखती है, मुस्कुराती है और उन सभी लोगों को कहती है कि हाँ, वो ये काम कर सकती है। बेलेमी ऑक्टेविया को रेडियो पर अपने स्पेस पर जाने के डिसीजन के बारे में बताता है और वो दोनों आपस में कहते हैं कि वो लोग जल्दी ही फिर मिलेंगे। ऑक्टेविया बेलेमी को कहती है कि वो इस बार भी जमीन के अंदर छिपी हुई बेलेमी का इंतजार करेगी। बेलेमी उसे याद दिलाता है कि वो अब एक छोटी बच्ची नहीं रही है, वो बड़ी हो चुकी है और समझदार हो चुकी है। ऑक्टेविया बेलेमी को कहती है कि वो अभी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है और उसे नहीं पता कि एक लीडर की तरह कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन बेलेमी उसे कहता है कि इस जीत में ऑक्टेविया का ही बहुत बड़ा हाथ है और वो अब जीना सीख गई है। वो दोनों आपस में काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और ऑक्टेविया बेलेमी को कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। तभी उन लोग का रेडियो स्विच ऑफ हो जाता है। बेलेमी ऑक्टेविया को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता और दुखी हो जाता है। क्लार्क भी एबी से रेडियो पर बात करना चाहती है, वो अंदर आती है। तब बेलेमी उसे बताता है कि रेडियो अब डेड हो चुका है और वो एबी को गुड बाय नहीं बोल पाएगी। क्लार्क इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। बेलेमी उसको हक करता है और उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। तभी मॉर्फी उन दोनों को आवाज़ देकर वहाँ से बुलाता है। सेकंड ऑन बंकर में इंदिरा ऑक्टेविया के पास आती है। वो ऑक्टेविया को कहती है कि अब उसे एक लीडर की तरह बिहेव करना चाहिए और सब लोगों को लीड करके आगे बढ़ना चाहिए। ऑक्टेविया अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही है। वो इंदिरा को कहती है कि वो एक कमांडर नहीं हो सकती है। इंदिरा ऑक्टेविया को कहती है कि कमांडर का टाइम और फ्लेम का टाइम अब निकल चुका है। वो ऑक्टेविया को लेक्सा जो अपने माथे पर बिंदी लगाती थी उसे दे देती है और उसे पहनने के लिए और सबको लीड करने के लिए कहती है। ऑक्टेविया उस बिंदी को लगा लेती है और सबके बीच में एज ए लीडर आती है। वो सेकंड ऑन बंकर में मौजूद सभी लोगों को एक होकर रहने के लिए कहती है। वो सभी को इन्फॉर्म करती है कि रेडिएशन अब पूरी तरह से वहाँ पर आ चुका है। ऑक्टेविया सभी लोगों को रेडिएशन के आने के बारे में बताती है और कहती है कि अब उन लोगों को अगले 5 साल तक
इसी बंकर में गुजारने होंगे, इसीलिए उन्हें अब एक बनकर रहना होगा। ऑक्टेविया अपनी स्पीच की समाप्ति पर सभी को कहती है, फ्रॉम द एशेज वी विल राइज। बेका की लैब में सभी लोग देखते हैं कि रेडिएशन के कारण पॉलिस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये सब चीज़ उन लोगों ने अपने भेजे हुए ड्रोन के थ्रू देखी है। रेवन अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना शुरू कर देती है और उसे रियलाइज़ होता है कि स्पेस में मौजूद साइफाई रिंग के हैंगर बे को उसे मैनुअली जाकर खोलना होगा। वो सभी को बताती है कि रेडिएशन के यहाँ आने से 20 मिनट पहले ही उन्हें धरती को छोड़ देना होगा, नहीं तो लोगों के स्पेसशिप को रेडिएशन से इफ़ेक्ट पहुँचेगा और वो लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। रेवन एक बटन को प्रेस कर देती है और टाइमर को 90 मिनट के लिए सेट कर देती है। अब इन लोगों के पास इतना ही समय बचा हुआ है। आग पर इन लोगों को एक ऑक्सीजनेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए ये लोग बेका के ऑक्सीजनेटर को लेने के लिए मॉर्फी और मॉन्टी को भेजते हैं। इन लोगों को ढूंढते हुए बेका के बंकर में ऑक्सीजनरेटर मिल जाता है, लेकिन उसे निकालने के लिए मॉन्टी को अपने ग्लव्स खोलने पड़ जाते हैं, जिसके कारण उसके हाथों में रेडिएशन से इफेक्ट होने के कारण जलन होने लग जाती है और वो जोरों से चिल्लाने लग जाता है। इधर बेका की लैब में क्लार्क इको को आर्क में अपने फूड राशनिंग की प्लानिंग के बारे में बताती है। वो इको को बताती है कि वहाँ पर इन लोगों का छोड़ा हुआ एल्गी का फार्म है, जिससे एल्गी प्रोड्यूस करके ये लोग अगले 5 साल तक खाना खा सकते हैं। क्लार्क और बेलेमी भी आपस में बात करते हैं। क्लार्क बेलेमी को बताती है कि शुरू में उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जिस तरह से वो ऑक्टेविया की और सब लोगों की परवाह करता है वो दिल का बहुत अच्छा है और वो उसे बहुत पसंद करने लगी है। वो बेलेमी को ये भी बताती है कि उसका ये अच्छा दिल ही अगले 5 साल तक आर्क में रहने में उन लोगों की मदद करेगा। बेलेमी भी क्लार्क को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो भी क्लार्क को पसंद करने लगा है। तभी उन लोगों को रेवन के जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि रॉकेट के काम नहीं करने के कारण थोड़ी चिड़ी हुई है। बेलेमी और क्लार्क दौड़कर वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं रॉकेट के एक एरिया में से थोड़ा सा धुआं निकल रहा है। रेवन उन लोगों को बताती है कि अब उन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और वो सब काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ऐसा होता जा रहा है। वो कंप्यूटर को डैमेज को रिपेयर करने के लिए कहती है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि कंप्यूटर का कम्युनिकेशन सिस्टम अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। रेवन बुरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाती है और उन लोगों को बताती है कि अब वो लोग यहाँ से कहीं नहीं जा पाएंगे। रेवन स्पेसशिप को अपने मिशन को टर्मिनेट करने का ऑर्डर दे देती है। बेलेमी के पूछने पर रेवन उसे बताती है कि अब उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं बची है। क्लार्क रेवन को याद दिलाती है कि उसने बहुत मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी बहुत इजीली सॉल्व कर ली है। रेवन क्लार्क की बात को सुनती है, लेकिन वो इस वक्त घबराई हुई है। बेलेमी भी रेवन को समझाने की कोशिश करता है कि वो बहुत स्ट्रांग है और इस सिचुएशन को डील कर सकती है। रेवन को बेलेमी और क्लार्क की बातों से याद आता है कि एली ने भी अपने आप को आर्क में ट्रांसमिट कर लिया था। वो सभी को वापस कॉकपिट में जाने के लिए कहती है और कंप्यूटर को लॉन्च सीक्वेंस को दोबारा चालू करने का ऑर्डर दे देती है। इधर मॉर्फी और मॉन्टी ऑक्सीजनेटर को लेकर आ रहे हैं। ऑक्सीजनेटर बहुत भारी है और मॉन्टी के हाथ रेडिएशन के कारण बुरी तरह से अफेक्टेड है। उसे आगे चलने में परेशानी हो रही है। मॉर्फी मॉन्टी को उसके ग्लव्स पहनाने में मदद करता है। वो दोनों मशीन को लेकर चलना शुरू कर देते हैं। मॉर्फी मॉन्टी से बात करके उसका ध्यान इधर उधर करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसे दर्द बहुत कम महसूस हो, लेकिन मॉन्टी दर्द के कारण बेहोश हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। मॉर्फी मॉन्टी को सॉरी कहता है और ऑक्सीजनेटर को अकेले ही उठाकर बेका की लैब की ओर चल देता है। रेवन बेलेमी और क्लार्क को बेका की लैब के बाहर लेकर आती है और उन्हें दूर से एक टावर दिखाकर उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। वो उन्हें बताती है कि अगर उस टावर से सिग्नल आर्क तक पहुंचाया जाएगा तो आर्क पर उन लोगों को पावर मिल जाएगी और हैंगर बे का दरवाज़ा खोलने में उन्हें आसानी होगी, जिससे वो लोग आर्क रिंग के अंदर इजीली घुस पाएंगे। वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मॉर्फी ऑक्सीजनेटर लेकर आ जाता है। बेलेमी के मॉन्टी के बारे में पूछने पर वो उसे बताता है कि मॉन्टी थोड़ी दूर पर ही बेहोश पड़ा हुआ है। बेलेमी मॉर्फी के साथ मॉन्टी को लेने वहाँ से चला जाता है। इधर क्लार्क टावर की तरफ सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बढ़ जाती है। रेवन उसे वार्न करती है कि उसके पास समय बहुत कम है और उसे
समय से 10 मिनट पहले लैब तक वापस आ जाना होगा। रेवन बेका की लैब के अंदर आकर इको को बहुत आवाज़ें देती है, लेकिन इको एक तरफ छिपी हुई उसे देखती रहती है, वो बाहर नहीं आती। इको अपने चेहरे के ऊपर वाइट पेंट लगा लेती है। जंगल में मॉन्टी की बेहोशी टूटती है। उसकी नज़र अपने टाइमर पर पड़ती है। उन लोगों के पास अब सिर्फ 14 मिनट बचे हुए हैं। उसी वक्त मॉर्फी और बेलेमी उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। मॉन्टी के पूछने पर मॉर्फी उसे बताता है कि ऑक्सीजनेटर सही सलामत बेका की लैब तक पहुंच चुका है, जिसे सुनकर मॉन्टी बहुत खुश होता है और वो तीनों बेका की लैब की तरफ बढ़ जाते हैं। क्लार्क इधर टावर तक पहुंच चुकी है। वो अपना बैग खोलती है और सर्किट बोर्ड को बाहर निकाल लेती है। वो रेवन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि वहां पर उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है और वो उसे मैनुअली ठीक करने के लिए कह रहा है। क्लार्क रेवन से रेडियो पर बात करना चाहती है, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम पहले ही खत्म हो चुका है, वो उससे कोई भी बात नहीं कर पाती। अब उसे ऊपर वाले मैनुअल बोर्ड तक चढ़ना होगा। वो टावर की ऊंचाई देखती है और समझ जाती है कि अब वो लैब तक वापस नहीं जा सकती। वो अंदर ही अंदर कुछ डिसाइड करती है और टावर पे चढ़ने लग जाती है। बेका की लैब में बेलेमी और मॉर्फी मॉन्टी को लेकर आते हैं। हार्पर उसे देखकर धक करती है। बेलेमी वहां पर सभी से क्लार्क के बारे में पूछता है कि क्या वो अपना काम करके आ चुकी है। बेलेमी वहां पर इको को भी ढूंढता है। इधर इको को दिखाया जाता है जिसने कि अपने हाथ को काट लिया है और अपने ब्लड वाले हाथ से अपने पेट के ऊपर एक निशान बना लिया है। वो अपने आप को मारने ही जा रही होती है, तभी बेलेमी दौड़कर उसे बचा लेता है। बेलेमी उसे याद दिलाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसे ऐसे मरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो उनके साथ आग तक जा रही है। रेवन उन दोनों को बुलाती है क्योंकि अब उन लोगों को लॉन्च होने में सिर्फ 2 मिनट का समय ही बचा है। रेवन इको को एक सूट पहनने के लिए देती है। बेलेमी एक बार फिर से क्लार्क के बारे में पूछता है, लेकिन रेवन उसे कहती है कि वो लोग पहले ही बहुत इंतज़ार कर चुके हैं। इधर सैटेलाइट टावर पर क्लार्क धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। बहुत तेज़ी से हवा चल रही है। क्लार्क को चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। टावर के ऊपर से क्लार्क को दिखाई देता है कि रेडिएशन तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। वो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लग जाती है क्योंकि उसको पावर सिग्नल को रिपेयर करना है। इधर सभी लोग स्पेसशिप में बैठ चुके हैं। रेवन बेलेमी को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहती है क्योंकि अब इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। बेलेमी कॉकपिट के अंदर आ जाता है और इमोरी एक बार फिर से क्लार्क के बारे में पूछती है कि क्या वो 1 मिनट और रुक सकते हैं, लेकिन क्लार्क के ना आने से ये लोग समझ चुके हैं कि अब क्लार्क का भी शायद यही डिसीजन रहा होगा कि ये लोग अकेले ही चले जाएं। काउंटडाउन शुरू होता है और स्पेसशिप क्लार्क के बिना वहां से लॉन्च हो जाता है। इधर टावर पर चढ़े हुए क्लार्क रॉकेट को वहां से लॉन्च होते हुए देखती है और टावर पर चढ़ती चली जाती है। स्पेसशिप लॉन्च हो जाता है और उन लोगों का फर्स्ट स्टेप सेपरेशन भी कंप्लीट हो जाता है। रेवन सभी को बताती है कि अब वो लोग रिंग के पास बस पहुंचने ही वाले हैं। जैसे ही वो लोग रिंग तक पहुंचते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि रिंग पे अभी भी लाइट नहीं आई है। रेवन हैंगर बे तक फ्लोट करके जाती है जिससे कि वे मैनुअली आर्क का दरवाजा खोल सके, लेकिन आर्क पर अभी तक पावर सप्लाई ऑन नहीं हो पाई है। सैटेलाइट टावर पर क्लार्क कंट्रोल पैनल तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसके सर्किट कनेक्ट करने पर भी यहाँ पर उसे अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिल पाया है। उसे वहाँ पर सैटेलाइट रिंग को ठीक करने का साइन दिखाया जा रहा है। वो किसी तरह से ऊपर पहुँचती है और सैटेलाइट का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करती है। रेवन किसी तरह से हैंगर बे के दरवाजे तक पहुँच चुकी है और वो देखती है कि अब उसका ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 18% ही बचा हुआ है। वो दरवाजे के पास ही रुककर पावर के स्टार्ट होने का इंतज़ार करती है। इधर नीचे क्लार्क सैटेलाइट डिश को हिलाकर सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करती है और उसको सिग्नल मिल जाता है। सर्किल पूरा कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगले ही पल क्लार्क को महसूस होता है कि रेडिएशन बिल्कुल उसके करीब आ चुका है। क्लार्क जल्दी जल्दी टावर के नीचे से उतरती है और किसी तरह से लैब के अंदर पहुंचती है। लैब के अंदर वो नीचे गिर जाती है और उसका हेलमेट क्रैक हो जाता है। वो किसी तरह से अपने हेलमेट को निकालती है, लेकिन उसका फेस रेडिएशन के कारण बर्न होना शुरू हो जाता है। क्लार्क रेडिएशन से बुरी तरह से अफेक्टेड है। वो लैब के फर्श पर गिर जाती है। इधर आर्क पर पावर सप्लाई ऑन होने के बाद सभी लोग रेवन ने आर्क का दरवाजा खोल दिया है
और उनका स्पेसशिप गो साइफाई रिंग के अंदर आ चुका है। सभी लोग आर्क के अंदर आ चुके हैं, लेकिन सभी का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है और रेवन का ऑक्सीजन लेवल लगभग ख़त्म हो चुका है। मॉर्फी और एमोरी एक एक करके रेवन के साथ अपने ऑक्सीजन को शेयर करते हैं। उसी वक्त मॉन्टी भी बेहोश हो जाता है। मॉन्टी के इंस्ट्रक्शन से मॉर्फी वहाँ के ऑक्सीजन को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्टी धीरे से बेहोश हो जाता है। मॉन्टी और सभी एक एक करके बेहोश होने लग जाते हैं। तभी आग पर अचानक ही ऑक्सीजन चालू हो जाती है और सभी को होश आने लग जाता है। बेलेमी और रेवन आग के अंदर से अर्थ को देखते हैं, जो कि एक आग के गोले के समान दिखाई दे रही है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और क्लार्क को याद करते हैं कि उन लोगों ने इन लोगों को एक बार फिर से बचा लिया। 6 साल और 7 दिन के बाद की घटना दिखाई जाती है। ये दिखाया जाता है कि क्लार्क किसी तरह से रेडिएशन से बच चुकी है। वो रोवर के ऊपर बैठी हुई है और फ्रेश हवा को महसूस कर रही है। तभी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है। वो रोवर से नीचे उतरती है और एक तरफ जाकर बैठ जाती है। उसके पास एक सैटेलाइट डिश है और एक रेडियो है। वो रेडियो पर बेलेमी से बात करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि वो नहीं जानती कि बेलेमी जिंदा है कि नहीं है, लेकिन वो रेडियो पर लगातार उससे संपर्क करती रहती है। क्लार्क उससे कहती है कि अब धरती 1 साल से रहने के लिए सेफ है। वो बेलेमी को रेडियो पर यह भी बताती है कि वो सेकेंड ऑन बंकर तक कई बार गई है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी हलचल सुनाई नहीं दी। उसने उसे खोलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना ज़्यादा अंदर दबा हुआ है कि वो उसे नहीं खोल पाई। उसे नहीं पता कि उसके अंदर कोई जीवित है या नहीं है। क्लार्क रेडियो पर लगातार बोलती जा रही है, हालांकि उसे पता है कि उसे सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। तभी वो एक अनजान एयरपोर्ट को अपनी तरफ आते हुए देखती है। उसे लगता है कि बेलेमी और उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ रहे हैं। वो दौड़कर अपनी रोवर तक जाती है और वहाँ पर एक लड़की मैडी को नींद से उठाती है। क्लार्क मैडी को बताती है कि देखो, उसके दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं। मैडी उस शिप को देखकर क्लार्क से उस शिप के बारे में पूछती है, लेकिन मैडी को ऐसा लगता है कि क्लार्क ने जो शिप के बारे में बताया था, ये पॉड उस शिप से बहुत बड़ा पॉड है। क्लार्क मैडी को अपनी स्निपर राइफल लाने के लिए कहती है। क्लार्क राइफल के लेंस से उस शिप की ओर देखती है। तब उसे उस शिप पर लिखा हुआ एलिजियस कॉरपोरेशन दिखाई देता है। उसके एक तरफ गैगेरियन प्रिजनर ट्रांसपोर्ट भी लिखा हुआ है। मैडी उन लोगों को हाथ हिलाना शुरू कर देती है, जिससे कि शिप पर मौजूद लोगों को उनके बारे में पता चल जाए। इधर क्लार्क शिप पर लिखे हुए नामों को देखकर डर जाती है और मैडी को जाकर सभी गन्स को इकट्ठा करके रखने के लिए कहती है।